नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम प्राचीन भारत का इतिहास का अध्ययन करेंगे और उसमें क्षेत्रीय राज्यों यानी जनपदों का उदय, राइज ऑफ टेरिटोरियल स्टेट्स का अध्ययन करेंगे। जनपदों का उदय ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस काल में देश की राजनीतिक गतिविधियां सुसंगठित होकर अधिक विकसित हुई। उत्तर वैदिक काल तक आर्य राज्य का आधार जन या जाति था। जो जाति या वंश जहाँ बसता था उसके नाम पर प्रदेश या प्रांत का नाम पड़ जाता था। ऐसे राज्यों को जन अथवा जातीय राज्य कहा जाता था। राज्य की कल्पना ही जातीय थी। राज्य में अन्य जातियों के लोग भी रहते थे, परंतु उनका स्थान गौण था। उत्तर वैदिक काल के पश्चात राजनीतिक स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। भिन्न भिन्न जातियों के एक प्रदेश में बस जाने के कारण वे जनपद कहलाने लगे। अब जातियां या जन के स्थान पर जनपद या प्रदेश का महत्व बढ़ने लगा। राज्य की कल्पना जातीय के स्थान पर भौगोलिक हो गई तथा लोग अब जनपद के नाम से पुकारे जाने लगे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भारत में किसी का एक छत्र राज्य नहीं था। भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था, जिनमें से कुछ राजतंत्र थे, वे अन्य गणतंत्र थे। इस समय भारत की राजनीतिक स्थिति तत्कालीन यूनान की स्थिति के समान थी। यद्यपि भारत में कुछ राजतंत्र यूनानी राज्यों से बहुत बड़े थे। भारतीय राज्यों के विषय में बीसी ला ने लिखा है कि आरंभ में इनसे अधिकांश में राजा ही शासन करते थे। यूनान के समान भारत में भी राजतंत्र के स्थान पर गणतंत्र राज्यों की स्थापना का मूल कारण संभवतः राजाओं की अयोग्यता एवं अत्याचार रहा होगा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते प्रत्येक जनपद का विस्तार हो चुका था। अपने जनपद की सीमा के विस्तार की भावना तथा पारस्परिक युद्धों से जनपद अपेक्षाकृत विस्तृत हो गए थे तथा वे महाजनपद कहलाने लगे थे। 16 महाजनपद। बौद्ध एवं जैन ग्रंथों से विदित होता है कि तत्कालीन भारत में केंद्रीय सत्ता का अभाव था और भारत कई छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। ये राज्य अपने राजनीतिक उत्कर्ष और प्रादेशिक विस्तार के लिए आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते थे। इन राज्यों में से अधिकांश राज्यों में राजतंत्रात्मक शासन पद्धति थी, परंतु कुछ में गणतांत्रिक शासन पद्धति थी। बौद्ध साहित्य से महात्मा बुद्ध के आविर्भाव से पूर्व एवं उनके समय में महाजनपदों के अस्तित्व का पता चलता है। इनमें 16 राज्य प्रमुख थे, जिन्हें षोडश महाजनपद यानी 16 महाजनपद के नाम से पुकारा जाता था। बौद्ध तथा जैन ग्रंथों एवं पुराणों में दी गई सूची के अनुसार इन राज्यों के नाम और उनकी राजधानियां निम्नलिखित थी। महाजनपद राजधानी। अंग की राजधानी चंपा थी, मगध की राजधानी राजगृह थी, काशी की राजधानी वाराणसी थी, कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी, वज्जी की वैशाली, मल्ल की कुशीनगर, चैदी की शक्तिमती नगर, वत्स की कौशाम्बी, कुरु महाजनपद की इंद्रप्रस्थ, पांचाल की अहिछत्रपुर, मत्स्य की विराट नगर, सूरसेन की मथुरा, असमक की पोतन, अवंती की महिष्मती, गांधार की तक्षशिला और कंबोज की राजपुर थी। व्याकरणाचार्य पाणिनि ने इन महाजनपदों के अतिरिक्त उस समय के अन्य राज्यों का भी उल्लेख करता है। इनमें मालव, शूद्रक, मद्र, सीवी आदि मुख्य थे। इनके अतिरिक्त हमें अन्य गणराज्यों की भी जानकारी मिलती है, जिनमें कपिलवस्तु के शाक्य, पावा के मल, कुशीनगर के मल, पीपलीवन के मौर्य, मिथिला के विदे आदि मुख्य थे। इन 16 महाजनपदों का विस्तृत अध्ययन अधिक समीचीन रहेगा। अंग महाजनपद का आधुनिक बिहार के मुंगेर और भागलपुर जिलों में फैला था। चंपा नदी इस महाजनपद को मगध राज्य से पृथक करती थी। चंपा और गंगा के संगम पर इसकी राजधानी बसी हुई थी, जिसका नाम भी चंपा था। तत्कालीन साहित्य चंपा नगरी को भारत की प्रमुख नगरियों में से एक बतलाता है। जातक कथाओं में भी चंपा की समृद्धि का उल्लेख मिलता है। यहाँ के व्यापारी लोग दूर दूर के देशों से व्यापार करते थे। दक्षिणी अनाम और कोचिन चाइना के हिंदू उपनिवेशों की स्थापना में चंपा के नागरिकों का योगदान सर्वाधिक रहा था। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी
में इस राज्य पर ब्रह्मदत्त नामक शासक का शासन था। इसी युग में मगध के शासक बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को मारकर अंग राज्य पर अपना अधिकार जमा लिया था। इस प्रकार अंग राज्य मगध साम्राज्य में विलीन हो गया था। दूसरा है मगध, वेरी इंपॉर्टेंट है। प्राचीन मगध का राज्य बिहार में गया और पटना के जिलों में फैला हुआ था। मगध का राज्य उत्तर पश्चिम में गंगा और सोन नदियों से, दक्षिण में विंध्य पर्वतमाला के किनारे तथा जंगल से और पूर्व में चंपा नदी से सुरक्षित था। इसकी राजधानी का नाम गिरिवृष था। अब बिंबिसार ने इसका नाम बदलकर राजगृह रखा। बाद में पाटलिपुत्र इसकी राजधानी बनी। ईसा पूर्व की 6ठी सदी के पहले यहाँ बृहद्रथ वंश का शासन था। इस वंश का पतन कब और कैसे हुआ ये विवादास्पद है। इतना ही निश्चित है कि महात्मा बुद्ध के समय में यहाँ पर हर्यंक वंश के बिंबिसार का शासन था। बिंबिसार और उसके पुत्र अजातशत्रु ने मगध साम्राज्य का विकास किया था। फिर है काशी। 16 महाजनपदों में काशी का महाजनपद सबसे अधिक प्राचीन माना जाता है। ये अपनी आध्यात्मिक भौतिक उन्नति के लिए विख्यात था। काशी की धन संपदा और समृद्धि ही उसकी पतन का कारण भी बनी। इसकी राजधानी वाराणसी अत्यंत ही गरिमावान नगर रहा। इसका विस्तार 36 मील में था। बौद्ध व जैन ग्रंथों में भी काशी के महत्व का विवरण मिलता है। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के पूर्व काशी एक स्वतंत्र राज्य था और इस राज्य पर ब्रह्मदत्त और उसके वंशजों ने शासन किया। परंतु कालांतर में कौशल के शक्तिशाली शासकों ने काशी की स्वतंत्रता का अंत करके इसे अपने राज्य का एक प्रदेश बना लिया। कौशल, ये राज्य आधुनिक उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में फैला हुआ था और इसकी राजधानी का नाम श्रावस्ती था। अयोध्या और साकेत इसके 2 अन्य प्रसिद्ध नगर थे। प्राचीन काल में यहाँ पर सूर्यवंश के प्रतापी शासकों ने शासन किया था, जिनमें मांधाता, सत्यवादी हरिश्चंद्र, दिलीप, रघु, दशरथ और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। कालांतर में इस राज्य का महत्व कम हो गया, परंतु ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में कौशल पुनः एक प्रसिद्ध और शक्तिशाली राज्य बन गया। बुद्ध के समय यहाँ का राजा प्रसेनजीत था। इसने काशी को जीतकर अपने राज्य का विस्तार किया था। इसकी बहन कौशल देवी का विवाह मगध नरेश बिंबिसार के साथ हुआ था। वज्जी, ये महाजनपद गंगा नदी के उत्तर में नेपाल की पहाड़ियों तक फैला हुआ था। यह प्राचीन भारत का एक प्रसिद्ध गणराज्य था। इसमें 8 छोटे छोटे गणराज्य सम्मिलित थे, जिनमें विदेह, लिच्छवी और ज्ञात्रिक मुख्य थे। इस गणराज्य की संघीय राजधानी वैशाली थी। महावीर स्वामी यहीं के थे। गुप्त वंश के शासनकाल में भी वैशाली के लिच्छवियों का महत्वपूर्ण उल्लेख मिलता है। यहाँ के व्यापारी काफी समृद्ध थे। मल, इस महाजनपद का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। यह वज्जी संघ के पड़ोस में ही था। यह गणतंत्रात्मक शासन पद्धति थी। यह गणराज्य 2 भागों में बटा हुआ था। एक की राजधानी कुशीनगर थी और दूसरे भाग को पावा। मल्ल लोग अपनी साहसिकता तथा युद्ध प्रियता के लिए विख्यात थे। कालांतर में मगध राज्य ने इस गणराज्य को अपने साम्राज्य में विलीन कर लिया। भगवान बुद्ध ने कुशीनगर में ही अपने प्राण त्यागे थे। चेदी, यमुना नदी के पास आधुनिक बुंदेलखंड में चेदी महाजनपद फैला हुआ था। इसकी राजधानी का नाम शक्तिमती था, जो इसी नाम की नदी के तट पर बसी हुई थी। डॉक्टर मीरासी के अनुसार ये महाजनपद आधुनिक बघेलखंड में फैला हुआ था। राजस्थान के मत्स्य राज्य से इसके महत्वपूर्ण संबंध थे। फिर वत्स, यह महाजनपद गंगा नदी के दक्षिण में स्थित था। इसकी सीमाएं कौशल राज्य को छूती थी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। कौशाम्बी आधुनिक प्रयाग से लगभग 38 मील दूर थी। प्राचीन ग्रंथों में इस राज्य को वंश अथवा वत्स राज्य भी कहा गया है। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में यहाँ सतानिक और उसके पुत्र उदयन ने शासन किया था। राजा उदयन अपने युग का एक प्रसिद्ध शासक था। उसकी मृत्यु के बाद मगध ने इस राज्य को हड़प लिया था। फिर है कुरु। आधुनिक दिल्ली मेरठ के आसपास कुरु महाजनपद फैला हुआ था। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, जो प्रसिद्ध तीर्थ भी थी। महाभारत कालीन पांडव वंश के युधिष्ठिर और के वंशजों
ने इस पर शासन किया था। कालांतर में पांडव राजवंश का पतन हो गया और छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। उन सब ने मिलकर कुरु गणराज्य की स्थापना की। महात्मा बुद्ध के समय में कुरु महाजनपद अपनी ख्याति एवं समृद्धि को खो चुका था। नेक्स्ट है पांचाल। वर्तमान रुहेलखंड और यमुना नदी के मध्य पांचाल राज्य ईसा पूर्व की 6ठी शताब्दी में स्थित था। इसकी दो राजधानियां थी। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिचत्र थी तो दक्षिण पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। पांचाल का राज्य चंबल नदी के किनारे तक फैला हुआ था। कुछ समय तक दुर्मुख और राजा चुलानी ब्रह्मदत्त ने यहाँ पर शासन किया था, परंतु उसके वंशों के पतन के बाद यह गणराज्य कायम हो गया। ईसा पूर्व की 6ठी शताब्दी में यह गणतंत्रीय शासन व्यवस्था थी। नेक्स्ट है मत्स्य, वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के जयपुर, भरतपुर एवं अलवर जिलों में मत्स्य महाजनपद फैला हुआ था। ये एक बड़ा विस्तृत था। इसकी सीमा अरावली की पहाड़ियों से सरस्वती नदी के तट तक फैली हुई थी। जयपुर के पास स्थित आधुनिक बेराट इसकी राजधानी थी और उस युग में इस नगर को विराट नगर के नाम से पुकारा जाता था। महाभारत काल में राजा विराट मत्स्य में शासन कर रहे थे। इसकी राजसभा में पांडवों ने अपने वनवास काल का अंतिम वर्ष छद्म वर्ष के रूप में बिताया था। इस समय मत्स्य का पड़ोसी राज्य अलवर राज्य के अधिकार में था। कालांतर में यह राजवंश समाप्त हो गया। बाद में मगध ने इस पर अपना अधिकार जमा लिया। नेक्स्ट है सूरसेन। यह मथुरा के आसपास सूरसेन राज्य था। यमुना के तट पर बसी बर्मा मथुरा इस राज्य की राजधानी थी। ये यादवों का राज्य था। यादव वंश के कुनिंद नामक राजा ने काफी ख्याति प्राप्त की। भगवान श्री कृष्ण यादवों की एक शाखा वर्षणी वंश से संबंधित है। यहाँ राजतंत्रात्मक शासन पद्धति थी। नेक्स्ट है असमक। असमक का दूसरा नाम अस्सक था। यह महाजनपद दक्षिण में गोदावरी नदी के आसपास के क्षेत्र में था। इस 16 महाजनपदों में यह सबसे दक्षिण में बसा हुआ था। इसकी राजधानी का नाम पोतन अथवा पोदन्य था। यहाँ इक्ष्वाकु वंश की एक शाखा ने अपना राज्य स्थापित किया था। यहाँ राजतंत्रात्मक शासन था। नेक्स्ट है अवंती। यह महाजनपद वर्तमान मालवा में था। यह एक विशाल महाजनपद था। उत्तर में शिप्रा नदी से आगे ग्वालियर के पास स्थित ईरान तुम्बुवन से दक्षिण में नर्मदा की घाटी तक यह फैला हुआ था। विस्तृत राज्य होने से इसकी दो राजधानियां थी। उत्तर में उज्जैनी और दक्षिण में महिष्मती। इस महाजनपद की स्थापना यदुवंश ने की थी। यहाँ यादवों की हेहे वंशी शाखा ने भी राज्य किया। इस वंश का अंतिम नरेश के मंत्री पुणिक ने उसकी हत्या कर अपने पुत्र को अवंती का राजा बना दिया। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में चंड प्रद्योत यहाँ का शक्तिशाली राजा हुआ था। नेक्स्ट है कंबोज। ये महाजनपद गांधार का पड़ोसी था। इसमें जम्मू कश्मीर, सीमांत प्रदेश और अफगानिस्तान का भूभाग सम्मिलित था। महाभारत में इसकी राजधानी राजपुर थी। आज भी यहाँ कंबोज नामक आदिवासी जाति पाई जाती है। महाभारत काल में यहाँ के चंद्रवर्मन और सुदक्षिण नामक राजाओं ने राज्य किया था। कालांतर में यहाँ राजतंत्र समाप्त हो गया और एक गणतंत्र कायम हो गया। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट गांधार। ये महाजनपद आधुनिक पश्चिमोत्तर सीमांत जो पाकिस्तान में है स्थित था। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। गांधार देश विद्या एवं कला का केंद्र होने के कारण प्रख्यात था। इसने मगध नरेश बिंबिसार की राजसभा में अपना राजदूत भेजा था। इस प्रकार ईसा की 6ठी शताब्दी का भारत प्रमुख 16 महाजनपदों में बटा हुआ था, जिनमें अंग, मगध, काशी, कौशल, वत्स, मत्स्य, सुरसेन, अवंती, गांधार, चेदी, असमक में राजतंत्रात्मक था, जबकि कुरु, पांचाल, कंबोज आदि में राजतंत्र को समाप्त करके गणतंत्रात्मक शासन स्थापित किया गया था। जबकि वज्जी और मल महाजनपदों में शुरू से ही गणतंत्रात्मक शासन रहा था। देश में कुछ गणराज्य भी थे। गणराज्यों की अपनी शासन प्रणाली थी, जिसका अध्ययन करना सामयिक होगा। गणराज्यों की शासन प्रणाली 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व यानी 6 BC में भारत में वज्जी, कुरु, पांचाल, कंबोज, मल और शाक्यों के प्रसिद्ध गणराज्य थे। इनमें कोई वंश परंपरागत राजा न था। राज्य की संपूर्ण शक्ति जनता के हाथों में होती थी। प्रसिद्ध विद्वान कौटिल्य ने अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र में लिखा है कि गणराज्यों में प्रत्येक व्यक्ति अपने को राज्य का राजा समझता था। न कोई छोटा था न बड़ा, सभी समान थे।
शासन और सरकार को चलाने के लिए योग्य प्रतिनिधियों और व्यक्तियों का चुनाव किया जाता था। राष्ट्रपति गणपति सारे देश गणराज्य का एक अधिपति होता था, जिसे गणपति, गणश्रेष्ठ या संघ मुख्य कहा जाता था। इसका चुनाव किया जाता था। ये गणराज्य की जनता के नाम पर गणराज्य का शासन चलाता था। इसे राजा भी कह दिया जाता था। शाक्य गणतंत्र के गणश्रेष्ठ शुद्धोधन, जो महात्मा बुद्ध के पिता थे, को राजा भी कहा जाता था। इसी प्रकार लिच्छवियों के गणपति चेटक के लिए भी राजा शब्द का उल्लेख मिलता है। गणपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। वेरी इंपॉर्टेंट है मंत्री परिषद। ये परिषद गणपति को शासन चलाने में महत्वपूर्ण राय देती थी। शासक वर्ग के लोग ही प्राय मंत्री परिषद के सदस्य बनाए जाते थे। ये एक प्रकार की सर्वोच्च प्रशासनिक संस्था थी। इसकी सदस्य संख्या सामान्यतः 9 होती थी। इनकी नियुक्ति कैसे होती थी, यह विवाद का विषय है। परिषा, गणपति और मंत्री परिषद परिषा के प्रति उत्तरदायी होते थे। परिषा गणराज्य की मुख्य संस्था होती थी। इसे परिषद भी कहा जाता था। यह वर्तमान लोकसभा के समान ही थी। परिषा के सदस्यों का निर्वाचन जनता करती थी। परिषा के प्रतिनिधि सदस्य भी राजा कहलाते थे। परिषा के प्रतिनिधियों की संख्या जनसंख्या पर आधारित रहती थी। लिच्छवी गणराज्य में परिषा के प्रतिनिधियों की संख्या 7700 थी। इस संस्था की कार्य पद्धति और अधिकार कर्तव्य के बारे में हमें अधिक ज्ञान नहीं है। नेक्स्ट है संस्थागार। परिषा की बैठक संस्थागार या संस्थागार नामक भवन में होती थी। ये लोकसभा के भवन के समान थी। परिषा के सदस्य मंत्रिपरिषद के सदस्य और गणपति इसमें एकत्र होकर महत्वपूर्ण विषयों पर वाद विवाद तथा चर्चा करते थे। बहुमत और सर्वसम्मति से निर्णय लिए जाते थे। पक्ष विपक्ष में मत देने के लिए रंगीन सलाखाएं होती थी। संस्थागार में एक निश्चित संख्या में सदस्यों का उपस्थित होना जरूरी था। आधुनिक युग में हम इसे कोरम कहते हैं। प्रस्तुत विषय में प्रत्येक सदस्य अपने विचार और मत प्रकट करने के लिए स्वतंत्र था। प्रस्ताव के पक्ष में रहने वाले मौन रहते थे, विपक्ष वाले ही अधिक बोलते थे। विवादग्रस्त विषय मत विभाजन वोटिंग द्वारा तय होता था। पक्ष विपक्ष से संबंधित रंगीन सलाखाओं को एक अधिकारी एकत्र करता था। उसे सलाहकार ग्राहक कहते थे। शासन चलाने के लिए परिषा के सदस्य अन्य कर्मचारियों अधिकारियों का निर्वाचन करते थे। उनकी अनुशंसा पर ही मंत्री परिषद और गण मुख्य उनकी नियुक्ति करता था। संस्थागार में बैठने के स्थान को आसन कहते थे। जिस अधिकारी को ऊपर सभी सदस्यों को उचित स्थानों पर बैठाने का भार था, उसे आसन प्रज्ञापक कहते थे। सेना व पुलिस। गणराज्य की रक्षा के लिए एक सेना का गठन किया गया था। सेना के संचालन के एक सेनापति होता था। उसकी सहायता के लिए कई सेनानी होते थे। सेनापति व सेनानियों की नियुक्ति गणराज्य की ओर से गणपति करता था। सेना की संख्या पर्याप्त होती थी। गणराज्य होने से संपूर्ण गण प्रजा युद्ध के समय सेना का साथ देती थी। नगरों व राजधानी की व्यवस्था के लिए पुलिस का प्रबंध था। पुलिस का मुख्य काम कानून और व्यवस्था को बनाए रखना था। वे अपराधियों को पकड़ती थी। तत्कालीन साहित्य से पता चलता है कि वर्तमान पुलिस की भांति उस युग की पुलिस भी कभी कभी भ्रष्ट आचरण करती थी और लोगों से पैसे भी लेती थी। अधिकारी व कर्मचारी। शासन का काम चलाने के लिए कई नागरिक अधिकारी भी नियुक्त किए जाते थे। इनमें अलग अलग श्रेणियां थी। संस्थागार में काम करने वाले कर्मचारी आसन प्रज्ञापक, गणपूरक, सलाहकार, ग्राहक आदि थे। अन्य अधिकारियों में महापात्र, व्यावहारिक, सूत्रधार आदि थे। संकट काल में गणराज्य के सभी नागरिक गणराज्य के सेवक माने जाते थे और उनसे सेवा ली जाती थी। न्याय व्यवस्था। गणराज्यों में न्याय व्यवस्था का उत्तम प्रबंध था। छोटे छोटे झगड़ों तथा विवादों का निपटारा स्थानीय सभाएं कर देती थी। वैसे न्यायालयों की भी व्यवस्था थी। परिषा, मंत्री परिषद और गणपति भी न्याय का काम करते थे। कर व आय व्यय। गणराज्य का शासन चलाने के लिए सारे गण के लोगों को कर देना पड़ता था। कर से व्यापार व्यवसाय आदि से भी कर लिए जाते थे। जुर्माना तथा राष्ट्रपति को मिलने वाली भेंट भी गणराज्य की आय में आय मानी जाती थी। वनों, खदानों एवं अन्य कर साधनों से भी गणराज्य की आमदनी होती थी। शासन, गणपति, मंत्रिपरिषद, सेना, पुलिस आदि पर यह रकम खर्च की जाती थी।
प्रशासकीय इकाइयाँ। समस्त गणराज्य शासन की सुविधा की दृष्टि से प्रांतों, जिलों, तहसील और गांवों में विभाजित था। कई जातियों ने मिलकर गणराज्य बनाए थे, जैसे कि वज्जी गणराज्य में 8 छोटे छोटे गण सम्मिलित थे। अतः आंतरिक शासन के मामले में उन्हें काफी सुविधाएं प्राप्त थी। बौद्ध और जैन ग्रंथों में गणराज्यों की शासन प्रणाली और राजनीतिक जीवन की पूरी झांकी मिलती है। उनकी शासन व्यवस्था सुव्यवस्थित और सुसंगठित थी। जातक ग्रंथ, महापरिनिर्वाण सूत्र, ललित विस्तार आदि पुस्तकों में इनका अच्छा उल्लेख है। वैशाली का गणराज्य तो इतना सुशासित और सुसंगठित था कि भगवान बुद्ध अक्सर वहां जाया करते थे। उन्होंने उसकी खूब प्रशंसा की है। महावीर स्वामी को भी लिच्छवियों का शासन तंत्र पसंद था। गणराज्य सुशासित तो थे, परंतु इनकी अपनी कठिनाइयां भी थी। इनमें मत भिन्नता अधिक रहती थी, इसी कारण इनका पतन हुआ। गणराज्यों के पतन के कारण वेरी इंपॉर्टेंट है, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के गणराज्य अधिक समय तक न टिक सके। शीघ्र ही उन्हें राजतंत्रों की साम्राज्यवादी एवं विस्तारवादी लिप्सा का शिकार होना पड़ा। वैसे भी गणराज्यों और राजतंत्रवादी व्यवस्था वाले राज्यों के बीच सदैव संघर्ष चलता रहता था। विशेषकर मगध, वज्जी, कौशल, शाक्य आदि के राजतंत्रों में आपस में तनातनी चला करती थी। लिच्छवियों का गणराज्य इस काल में अत्यंत ही वैभवशाली एवं धन संपन्न राज्य था। इसलिए भी मगध के साम्राज्य लोलुप सम्राटों की उस पर निगाहें रहती थी। लिच्छवियों का राज्य मगध के पड़ोस में भी था। यह भी एक प्रमुख कारण था। वैसे भी गणराज्यों की अपनी आंतरिक कमजोरियां थी। यह आंतरिक कमजोरियां ही उनके पतन का भी कारण बनी। गणतंत्रों के शत्रुओं ने उनकी कमजोरियों का लाभ उठाने का भरपूर प्रयत्न किया। उनके पतन के निम्नलिखित कारण थे। नंबर 1 है, गणराज्यों में आपसी एकता का अभाव था। उनमें आपसी ईर्ष्या द्वेष रहता था। नंबर 2 है, संस्थागारों के प्रतिनिधि सदस्यों में भी आपसी दलबंदी थी। उनमें परस्पर सहयोग और विश्वास की कमी थी। वे भी आपसी ईर्ष्या द्वेष से पीड़ित थे। नंबर 3 है, गुटबंदी के कारण बहुधा विभिन्न दलों के नेता गणराज्य के हितों को भूल जाते थे। वे अपने दलों के हित साधन के चक्कर में राष्ट्रीय हितों को भी नुकसान पहुंचाने में नहीं हिचकते थे। नंबर 4 है, गणराज्य के कुछ नागरिक साधारण एवं व्यक्तिगत लाभ के लिए देशद्रोह तक कर देते थे। वे शत्रुओं से पैसा, धन संपत्ति लेकर उन्हें गणराज्य के गुप्त भेद देने में भी नहीं हिचकते थे। नंबर 5 है, मगध जैसे शक्तिशाली शत्रु देशों ने उनमें फूट डालने का सदैव प्रयत्न किया था। उस चाल में वे सफल भी हुए थे। चाणक्य ने भी गणराज्यों को जीतने के लिए फूट डालने की शिक्षा दी है। बौद्ध साहित्य से पता चलता है कि मगध नरेश अजातशत्रु ने महात्मा बुद्ध से वैशाली के लिच्छवियों की सफलता के कारण पूछे थे और फिर उसने उनमें फूट डलवाकर उन्हें पराजित किया था। नंबर 6 है, मगध जैसे राज्य राजतंत्रात्मक शासन पद्धति के कारण अधिक शक्तिशाली बन गए थे। राजतंत्रात्मक पद्धति में शीघ्र निर्णय लिया जा सकता था, परंतु गणतंत्रात्मक शासन पद्धति में प्रत्येक विषय पर पहले काफी बहस होती थी और उसके बाद निर्णय लिया जाता था। इससे शत्रु पक्ष को अपनी योजना में परिवर्तन अथवा संशोधन करने का अवसर मिल जाता था। नंबर 7 है, गोपनीयता गणराज्यों के लिए संभव नहीं थी। कोई भी गोपनीय निर्णय अधिक समय तक गोपनीय नहीं रह पाता था और शत्रु इससे लाभ उठा लेते थे। नंबर 8 है, मगध ने वज्जी संघ तथा अन्य गणराज्यों में अपने गुप्तचरों का जाल बिछा रखा था और आक्रमण करने से पूर्व सभी महत्वपूर्ण धार्मिक तथ्य एकत्रित कर लिए जाते थे। उपयुक्त सभी कारणों के सामूहिक परिणाम स्वरूप गणराज्यों का पतन हुआ। इनमें से कुछ के पतन के लिए यूनानी शासक सिकंदर का आक्रमण भी उत्तरदायी था। सीमांत प्रांत के गणराज्यों ने यूनानी सेना से जबरदस्त टक्कर ली। इस भीषण संघर्ष ने उनकी सैनिक शक्ति को इतना कमजोर बना दिया कि जब चंद्रगुप्त ने मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया तो वे बड़ी आसानी से अपनी स्वतंत्रता खो बैठे। इस प्रकार हमने क्षेत्रीय राज्यों यानी जनपदों के उदय के बारे में विस्तार से अध्ययन किया है। 16 महाजनपदों का अध्ययन किया है। धन्यवाद।